हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, यानी जो भी सोशल साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सीटेट पेपर 2 एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राकृतिक वनस्पति और उसके लिए आवश्यक वर्षा की स्थिति का सुमेल कीजिए। तो आपको मिलाना है किस प्रकार की वनस्पति किस प्रकार की वर्षा में यहाँ पर डिपेंड करती है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको मिले वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियाँ। तो देखिए कांटेदार जो झाड़ियाँ हैं वो आपको बेसिकली रेगिस्तान वाले रीजन में या जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसके अलावा जो वन होंगे वो अत्यधिक वर्षा वाले स्थानों में देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप सुनते हैं अमेजन फॉरेस्ट हो गए, आपके सदाबहार वन हो गए, ये सभी अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। और मध्य वर्षा जहाँ होगी वहाँ पर आपको घास स्थल मिलेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का सेकंड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस का उत्पादन होता है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, आप बचपन से ही पढ़ते आए इसके बारे में कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 को यहाँ पर CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर ये एक उत्पाद के रूप में होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर उत्पाद होता है जिससे हमको ऑक्सीजन मिल पाती है पेड़ पौधों से। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं जिससे कि जो ऑक्सीजन है उसका लेवल यहाँ पर बढ़ सके और CO2 की मात्रा यहाँ पर कम हो सके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आतपन से रिलेटेड या इंसोलेशन से रिलेटेड। तो कथन है यहाँ पर, आतपन और आतपन की मात्रा, यहाँ पर और नहीं होगा, यहाँ पर होगा कि आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। तो देखिए हम ये आपको कई बार बता चुके हैं, ये हमारी है भूमध्य रेखा और इसे ही हम क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा, और ये हो गए हमारे ध्रुव। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सूर्य इन्हीं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में चमकता है यहाँ पर। तो इसकी तिरछी किरणें पड़ती हैं सूर्य की। तो इसलिए जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे जो इंसोलेशन है वो यहाँ पर क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, यानी कि घटता जाएगा। तो ये हमारा कथन यहाँ पर सही है। आते हुए सूर्य ताप द्वारा ताप का वितरण प्रभावित नहीं होता। तो ये हमारा गलत सेंटेंस है। जो सूर्य ताप है यानी ताप का वितरण उससे प्रभावित जरूर होगा जो इंसोलेशन है उससे, क्योंकि जैसा इंसोलेशन जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा और जहाँ पर इंसोलेशन कम होगा वहाँ पर टेम्परेचर भी कम होगा। तो यहाँ पर ए तो सत्य है लेकिन बी पूरी तरीके से असत्य है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, परिवहन के साधन का सुमेल कीजिए और उस परिवहन की महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। तो देखिए ये आपके लिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बात करें तो देखिए आप सबसे पहले उठाएंगे यहाँ पर परिवहन का सबसे तीव्र साधन है। तो देखिए कौन सा सबसे तेज माध्यम है परिवहन का। सड़क मार्ग से आप जल्दी पहुँचेंगे, जल मार्ग से पहुँचेंगे, रेल मार्ग से पहुँचेंगे या वायु मार्ग से पहुँचेंगे। तो देखिए जल मार्ग से अगर हम बात करें तो काफ़ी टाइम हमें लगता है एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचने में, और उसके बाद फिर नंबर आता है सड़क मार्ग का, फिर रेल मार्ग का, और सबसे तीव्र जो हमारा साधन है वो है वायु मार्ग। इसीलिए हम फ्लाइट से सबसे जल्दी पहुंच सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में। तो ए का तो फोर्थ होगा, ये तो हमारा क्लियर है। फिर आ गया रेल मार्ग, और रेल मार्ग यहाँ पर तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने में, क्योंकि आप वायु मार्ग से माध्यम से भारी सामान को नहीं ले जा सकते, इसलिए रेलवे जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो भी आप देखते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो अतिरिक्त जो सामान हैं, जैसे कोयला हो गया या अदर कोई भी खनिज पदार्थ है जिसको हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसमें कम खर्चा भी आता है और ये तेज भी है। तो यहाँ पर इसका यूज करते हैं। फिर आता है यहाँ पर हमारा जल मार्ग। तो अधिक दूरी और भारी और बड़े आकार को सामानों के ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन है। देखिए जब अधिक दूरी है जहाँ पर रेलवे नहीं बनाई जा सकती और केवल हमको वाटर बॉडी का यूज करना है, तो वहाँ पर जल मार्ग हमारे लिए अच्छा रहता है। फिर है यहाँ पर सड़क मार्ग। तो ए का होगा 4, कम दूरी का यातायात सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला मार्ग। तो यहाँ पर देखिए वैसे तो आप एक ऑप्शन से ही यहाँ पर एलिमिनेट कर लेते हैं ऑप्शन, लेकिन हमने आपको सभी बता दिए जो भी डिटेल था। अगला क्वेश्चन है, आज के विश्व में युद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। तो निम्नलिखित में से जल संरक्षण की विधियों का चयन कीजिए, यानी कौन कौन सी जल संरक्षण की
वाटर कंजर्वेशन की विधियां। तो उचित रूप से पंक्तिबद्ध सिंचाईबद्ध करने वाली नहरें, तो बिल्कुल सही है। अगर आप उचित रूप से पंक्तिबद्ध सिंचाई करेंगे तो यहाँ पर जल संरक्षण हम कर पाएंगे। फिर है स्प्रिंकलों का उपयोग टपकन विधि से सिंचाई, तो ये भी सही है। आप देखते हैं रेगिस्तान वाले रीजन में, बेसिकली राजस्थान वगैरह में आपको ये देखने को मिलता है इस प्रकार की सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, जिसमें ज़्यादा जल का हम उपयोग नहीं करते और पेड़ों को अच्छी तरीके से पानी भी दे देते हैं, सिंचाई भी हम कर देते हैं। फिर है गहरे कुएं खोदना, तो ये कोई जल संरक्षण की विधि नहीं होगी। और फिर है जल संग्रहण, तो ये भी हमारी सही है, यानी कि ए, बी और डी यहाँ पर सही आंसर होगा। ए, बी, डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पदार्थ केवल तभी संसाधन बनते हैं जब उनका वास्तविक रूप परिवर्तित होता है। उसके अलावा प्रौद्योगिकी इस संसाधन का एक उदाहरण है। साथ साथ इस तरह के और भी अधिक संसाधन के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक भी है। तो सही विकल्प आपको बताना है, ये किस प्रकार के संसाधन होंगे, अजैव, वास्तविक या मानव संसाधन। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, ये होंगे मानव संसाधन। सॉरी, ये मानव संसाधन नहीं होंगे, बल्कि ये मानव द्वारा निर्मित संसाधन होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार का एक यानी प्रौद्योगिकी इस संसाधन का एक उदाहरण है। तो प्रौद्योगिकी किस प्रकार का संसाधन है, तो ये एक मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि जो प्रौद्योगिकी है ये मानव के द्वारा ही निर्मित की गई है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कृषि के प्रकार का सुमेल कीजिए जहां वो मुख्य रूप से की जाती है, यानी कौन सी जो कृषि है वो किस एरिया में की जाती है, ये आपको बताना है। तो देखिए, गहन निर्वाह की जो कृषि है ये आपको देखने को मिलेगी मानसूनी क्षेत्र में। फिर है बागान, तो बागान आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ब्राज़ील में जिस प्रकार से कॉफ़ी या चाय की जो खेती है, चाय के बागान होते हैं, कॉफ़ी बागान होते हैं, ये आप देखेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर ब्राज़ील में कॉफ़ी वो बागान से ही रिलेटेड है। फिर आती है स्थानांतरी कृषि, और स्थानांतरी जो कृषि है वो उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, यानी जो भी हमारा ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर देखने को मिलती है। फिर है वाणिज्यिक अनाज कृषि, और ये आपकी शीतोष्ण घास स्थल में की जाने वाली यहाँ पर कृषि है। तो सही आंसर होगा ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड नंबर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर एक स्कूल त्यौहार मनाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यहाँ पर विविधता के जश्न को दर्शाएगी, यानी हमको डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलेगी, विविधता देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बात करें अगर हरियाणा के स्कूल में रक्षाबंधन, तो इसमें देखिए कोई विविधता नहीं है, ये तो एज इट इज है जैसा कि मनाया जाता है। विविधता का मतलब यहाँ पर ये है कि दूसरे क्षेत्र का, किसी दूसरी कल्चर का जो त्यौहार है या पर्व है वो किसी दूसरी जगह मनाया जाए, उसे हम विविधता की श्रेणी में रखेंगे, उसे हम विविधता का एक उदाहरण मानेंगे। तो देखिए, रक्षाबंधन वैसे भी कई सारे राज्यों में मनाया जाता है। फिर मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम, तो यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि ओणम एक खास एरिया का, या हम कह लें केवल और केवल केरल राज्य का एक पर्व है, साउथ इंडिया का पर्व है, और इसका मध्य प्रदेश में मनाया जाना अपने आप में एक विविधता को दर्शाता है, विविधता के जश्न को दर्शाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के स्कूल में पोंगल, तो पोंगल तो ऐसे भी तमिलनाडु में होता है। फिर उत्तर प्रदेश में होली, तो होली तो ऐसे भी उत्तर प्रदेश में होती है। तो कोई डाइवर्सिटी नहीं है, विविधता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसने अनेकता में एकता का विचार दिया, तो कौन थे जिन्होंने अनेकता में एकता का विचार दिया, और ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी हमारे देश के फर्स्ट पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही अनेकता में एकता का वचन दिया गया था, कथन दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन, सरकार की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकारियों का केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, यानी सरकार की कौन सी ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें अधिकारियों यानी जिसमें अधिकारों या शक्तियों को केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, यानी केंद्र और केंद्र भी हो, साथ में अन्य जो इकाइयां हो विभिन्न, उनके बीच में भी बांटा जाए जो भी शक्तियां हैं, अधिकार हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है संघीय राज्य में। तो संघीय राज्य में इस प्रकार का जो हम ये कह लें, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर देखने को मिलती हैं। जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र में भी होंगी, साथ ही साथ विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच में भी देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्राम पंचायत की सचिव की नियुक्ति करता है। तो देखिए, वर्ड आपको ध्यान रखना है, ग्राम पंचायत के
जो मेन होते हैं, यानी जैसे कि जिनको जनता के द्वारा चुना जाता है वो कौन होता है, वो होता है प्रधान, जिसे हम ग्राम प्रधान यहाँ पर कहते हैं। तो वो ग्राम पंचायत का, यानी ग्राम पंचायत के जितने भी लोग होते हैं उनके द्वारा एक निर्वाचन द्वारा चुना जाता है, यानी हम वोट करते हैं और उसके बाद वो जो ग्राम प्रधान है उसकी यहाँ यानी उसको चुना जाता है। लेकिन यहाँ पर बात की गई है सचिव की, सचिव जिसे हम इंग्लिश में सेक्रेटरी कहते हैं। और इसकी जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाती है, ये ना तो सरपंच, ना जिला परिषद, ना पंचायत समिति, इसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। और आप देखते हैं जैसा कि UPSSC की एग्ज़ाम होते हैं, फिर उनसे या अदर एग्ज़ाम की सहायता से भी, जैसे हमारे वो लेखपाल हो गए, ये सभी इनका चयन किससे होता है, तो ये सभी सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ना कि किसी भी हम ये कह लें लोगों द्वारा, वोट के द्वारा। तो यहाँ पर आपको इसमें अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि ये राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है सेक्रेटरी को, सचिव को। और सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान दोनों मिलकर यहाँ पर फिर उस ग्राम पंचायत के विकास के लिए कार्य करते हैं, जो भी योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि सेक्रेटरी एक हम ये कह लें वेल एजुकेटेड पर्सन होता है, तभी उसकी नियुक्ति की गई है, यानी वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके वहाँ पर उसका चयन हुआ है। तो दोनों ही कोऑर्डिनेट करके आपस में ग्राम पंचायत के शासन को चलाते हैं। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, खेतीहर श्रमिकों को साल भर नियमित काम नहीं मिलता। तो बिल्कुल सही बात है, जो भी खेतीहर श्रमिक हैं उनको साल भर नियमित काम नहीं मिलता। फिर यहाँ पर भूस्वामी दूसरे गांव से सस्ते श्रमिक ढूंढने जाते हैं, तो ये भी सही बात है। तो A और R दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं है कि दूसरे गांव से सस्ते श्रमिक ढूंढते हैं इस वजह से काम नहीं मिलता, तो ये सही कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति का स्रोत क्या होता है। यानी बात की जाए जब डेमोक्रेसी की, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें जो मेन पावर होती है वो किसके हाथ में होती है। तो देखिए, न संसद न न्यायपालिका, यहाँ पर लोकतंत्र में जो वास्तविक शक्ति होती है वो जनता के पास होती है। इसीलिए कहा जाता है, लोकतंत्र की जो परिभाषा होती है उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि ये जनता के द्वारा, जनता पर जनता का शासन होता है, यानी जनता के द्वारा ही जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको यहाँ पर चुना जाता है। एक लोकतंत्र कंट्री में हम मुख्यमंत्री भी चुनते हैं। तो देखिए, जनता ही पूरी तरीके से यहाँ पर वास्तविक शक्ति का जो स्रोत है वो जनता में ही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण हैं। तो इसमें है, लड़कियां भावुक, मृदुभाषी और कोमल होती हैं, ये एक रूढ़िबद्ध धारिता है। फिर धारणा है, फिर लड़के उद्यमी और शारीरिक रूप से बलवान होते हैं, ये भी हमारा सही है। लड़के और लड़कियां गणित में अच्छे होते हैं, ये रूढ़िबद्धता नहीं है। तो A और B यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिरासत निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। तो अगर आपको गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है, तो उसको सुरक्षा प्रदान करने वाला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 22, जिसमें हमको दोष सिद्ध से मुक्ति का जो अधिकार है वो यहाँ पर बेसिकली दिया गया है कि जो गिरफ्तार है 24 घंटे के भीतर, पुलिस ने अगर गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के भीतर यहाँ पर कोर्ट के सामने पेश करना होता है, यहाँ पर जो भी मुजरिम होता है या जो भी दोषी होता है उसको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य तथा उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है। यानी भारतीय संविधान में आपको विधायिका देखने को मिलेगी, कार्यपालिका देखने को मिलेगी और न्यायपालिका देखने को मिलेगी, और ये शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित करता है। यानी क्या सुनिश्चित करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राज्य के किसी भी अंग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकना, बिल्कुल सही बात है, तीनों का आपस में कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पर जो राज्य है किसी भी अंग द्वारा सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकता। फिर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप विधायिका कुछ कर रही तो फिर कार्यपालिका, अगर कार्यपालिका भी सही से कानून नहीं बना रही है, विधायिका सही से कानून नहीं बना रही, तो न्यायपालिका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जेक्शन भी किया जा सकता है। फिर सहकारी संघवाद की भावना को मजबूती प्रदान करता है, ये भी सही है। तीनों अंगों के बीच सत्ता का जो संतुलन है वो बना रहता है, तो ये हमारा सही नहीं है। सही आंसर होगा A, B और C। तो A, B, C यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह आदेश दिया कि हाकिम शेख को स्वास्थ्य का अधिकार के अंतर्गत मुआवजा दें। यानी जो स्वास्थ्य का अधिकार है
वो यहाँ पर दिया गया है। तो किस अनुच्छेद में बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है, स्वास्थ्य का अधिकार या हेल्थ का अधिकार या जीवन जीने का अधिकार है, वो दिया गया है। तो ये है आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 में ही हमको शुद्ध जल या शुद्ध वायु की भी स्वतंत्रता है, स्वास्थ्य का अधिकार हमको दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। तो ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए 2005 में बनाई गई गठित की गई जो समिति है उसका अध्यक्ष कौन था, ये आपको बताना है। तो उसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर। तो न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर की ही अध्यक्षता में यहाँ पर जो भी मुस्लिम समुदाय है उसकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया गया था और उससे रिलेटेड जो कानून है वो भी यहाँ पर बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जब एक समुदाय को सामाजिक एवं आर्थिक विकास के किनारे पर रहने के लिए ढकेल दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए ये वर्ड हम आपको कई बार पढ़ा भी चुके हैं कि जब एक अल्पसंख्यक या कुछ लोगों को एक बहुसंख्यक समाज से अलग रखा जाता है हमेशा भेदभाव के मामले में, यानी उनके अलग कल्चर, अलग भाषा, यानी जो भी उनकी एक अलग पहचान होती है उससे उनको, यानी बहुसंख्यक अगर कोई समाज है तो उनसे अलग रखा जाता है और इसे हम कहते हैं हाशियाकरण। तो हाशियाकरण इसे ही कहा जाता है और कई बार हम इस वर्ड को डिस्क्राइब कर चुके हैं अपनी क्लासेस के अंदर, तो उसे हाशियाकरण ही कहते हैं। तो यही हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर आजीविकाओं की सूची और कार्य की प्रकृति दी गई है। तो रिक्शा चालक किस प्रकार का कार्य होता है, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे शिफ्ट वर्क तो होता नहीं, स्वरोजगार कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, तो ये यहाँ पर सही होगा। रिक्शा चालक का एक ये स्वरोजगार होता है और इसमें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती। फिर एक कपड़ा उद्योग का कर्मचारी, तो इसका एक शिफ्ट वर्क होता है और अस्थायी और अनियमित कार्य होता है। फिर एक कार्यालय का कर्मचारी, तो कार्यालय का जो कर्मचारी होता है इसको मासिक वेतन दिया जाता है, यानी जो फिक्स सैलरी होती है वो। दुकानदार क्या है, दूसरे कर्मचारियों को नियुक्त करता है और स्वरोजगार भी यहाँ पर अवसर प्रदान करता है। तो A2 B1 जहाँ पर भी होगा तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे SST सेक्शन से रिलेटेड, और अपनी तैयारी को और भी बूस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन की इस बुक का, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 3000 प्लस NCERT और लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।